हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को चैंपियन बैच वाली वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं और उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस बैच के माध्यम से हर क्वेश्चन का बेस्ट एनालिसिस मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी देखें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। और काफ़ी सारी चीज़ों आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया गया है हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि अगर आप मद निषेध का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक सीरीज चलाई गई थी जिसमें कि 30 वीडियो है, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। और जाकर आप मद निषेध का एग्जाम फोड़ सकते हैं उस 30 वीडियो से, क्योंकि उसमें इतना सारी चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। एक बार आप जाकर उसको देखिए। ठीक, चलिए आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का। अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली या फिर कुशीनगर। तो देखिए, भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में, ध्यान रखिए, कुंडग्राम वैशाली में। अब देखिए, इनसे संबंधित सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में। कुछ स्रोतों में 599 ईसा पूर्व भी दिखाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग ध्यान रखिएगा। वैशाली के निकट कुंडग्राम में, ध्यान रखिएगा। और इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके वंश पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के संबंधित है। ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा, पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इनके जन्म स्थान, माता पिता, सभी से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा सभी चीज को। पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम था अनुजा। पुत्री का नाम था अनुजा या प्रियदर्शना इसको कहा जाता था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, ध्यान रखिएगा। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जिरिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ये 12 साल की कठिन तपस्या किए थे, ध्यान रखिएगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो जिम्ब्रिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलिन, जीन, अहर्त यानी कि इन उपाधियों से ये जाने गए, ठीक ना। महावीर के जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनको केवलिन, जीन, जीन का मतलब होता है विजेता, अहर्त यानी कि योग, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित, ये सभी कहला इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सभी उपाधियां मिली, ध्यान रखिएगा। और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, पावापुरी राजगीर के पास बिहार में मल्ल राजा हस्तिपाल के राजप्रसाद में उन्होंने शरीर त्यागा, यानी कि 72 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। कब, कहाँ? तो पावापुरी में। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, ध्यान रखिएगा, पावापुरी में। अब देखिए, उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 व्रत, देखिए पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिया था। सत्य, अहिंसा और सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। उसमें ये 5वां महाव्रत जोड़े थे, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ठीक ना। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। कौन? तो भगवान महावीर स्वामी ने। 4 महाव्रत कौन कौन था? तो ये सत्य था, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है पोलिब्रोथा, पालिब्रोथा, पुष्पपुर, कुसुम ध्वज या फिर मगध नगरी। तो देखिए, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा नाम से संबोधित किया है। पालिब्रोथा, पालिब्रोथा नाम से संबोधित किया है, ध्यान रखिएगा, पालिब्रोथा नाम से। अब देखिए, मेगास्थनीज ने ग्रीक भाषा में पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा, पालिब्रोथा यानी कि पालिम्ब्रोथा होता है, पालिम्ब्रोथा कहा था, ध्यान रखिए, पालिब्रोथा। यह शब्द पाटलिपुत्र का ही ग्रीक उच्चारण है। अच्छा देखिए, पालिब्रोथा जो है ये पाटलिपुत्र का ही ग्रीक उच्चारण है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैग्नेथिस कौन था? ध्यान रखिएगा, मैग्नेथिस जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ध्यान रखिएगा। और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 304 से 389 ईसा पूर्व के बीच रहा, यानी कि ये 304 ईसा पूर्व में आया था, सॉरी, तो हाँ 304 ईसा पूर्व में और 299 ईसा पूर्व तक ये रहा था, ध्यान रखिएगा। और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो वर्तमान में अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। और इसके उदाहरण बाद में यूनानी लेखक जैसे कि एरियन, स्ट्रेबो
के कार्यों से मिलती है। ठीक, तो देखिए इंडिका जो पुस्तक है इसका मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके कार्यों मतलब कि उसमें क्या क्या लिखा गया था उसको कौन बताता है, तो एरियन और स्ट्रेबो ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और चीज पूछता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था अपने पुस्तक में। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, शिकारी या पशुपालक, शिल्पी या व्यापारी, योद्धा और निरीक्षक, ध्यान रखिएगा ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में, या फिर 319 ईसा पूर्व में, या फिर 48 ईसा पूर्व में। तो बताना है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके संस्थापक, विक्रम संवत के संस्थापक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को माना जाता है, ठीक ना। तो विक्रम संवत की शुरुआत कौन किया था, विक्रमादित्य किया था, जो कि उज्जैन का राजा था। राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की और इस महान विजय स्मृति में विक्रम संवत की प्रारंभ हुआ। शकों से विजय के बाद क्या किया कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई और उसे कनिष्क कुषाण राजा कनिष्क ने शुरू किया था। शक संवत की शुरुआत किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने। और यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर ही आधारित है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर ही आधारित है। और देखिए 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किया था, ध्यान रखिएगा। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 248 ईस्वी में कलचुरी संवत की शुरुआत हुई थी। कलचुरी संवत की शुरुआत हुई थी और इसे अभीर राजा ईश्वर सेन द्वारा शुरू किया गया था। इसे किसके द्वारा, तो ईश्वर सेन द्वारा, और जिसका प्रयोग बाद में कलचुरी राजाओं ने किया था। तो ये सभी संवत को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे प्रश्न काफी बार बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 1921 का प्रसिद्ध मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 1921 का प्रसिद्ध मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार क्षेत्र में, या फिर मराठवाड़ में। बताइए 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था ये किस क्षेत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसका सेंस हो जाएगा सी, ये मालाबार, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में, ध्यान रखिएगा 1921 में। अब देखिए यह मालाबार तट पर हुआ था केरल में, ध्यान रखिएगा। और इसके मुख्य नेता अली मुस्लियार और वरियन कुनाथु कुंज अहमद हाजी था, ध्यान रखिएगा। इसके मुख्य नेता कौन कौन थे, तो अली मुस्लियार और बलियर कुनाथु कुंज हमद हाजी, ध्यान रखिएगा। और इसका कारण मुस्लिम काश्तकारों का हिंदू जमींदार और ब्रिटिश शासन के शोषण के विरुद्ध आक्रोश। मुस्लिम काश्तकारों के हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश शासन के शोषण का विरोध में ये हुआ था विद्रोह, ध्यान रखिएगा। और यह विद्रोह असहयोग और खिलाफत आंदोलन के समानांतर, यानी कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के टाइम पर ही ये विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुए थे। अब देखिए पाइका विद्रोह, ध्यान रखिएगा, ये 1817 में हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 में, और ये उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और इसके नेता बख्शी जगबंधु और अंग्रेजी शोषणकारी भू राजस्व नीति के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजी शोषणकारी भू राजस्व नीति के खिलाफ पाइका विद्रोह 1817 में, ध्यान रखिएगा। अहोम विद्रोह 1828 में असम में हुआ था और इसके नेता गोमधर कुंवर। और कारण अंग्रेजों द्वारा अहोम साम्राज्य को अपना अधिकार में लेना। इसका कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा अहोम साम्राज्य के अपने अधिकार में ले लेने के कारण ये अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह ध्यान रखिएगा, ये 1831-32 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 के बीच हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। छोटा नागपुर झारखंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और इसके नेता बुद्धो भगत आदिवासियों की भूमि को छीनकर बाहरी लोगों को दान देने के विरोध में ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि गदर पार्टी की स्थापना
1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके नेतृत्व में की गई थी? बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है मैडम भिकाजी कामा, और ऑप्शन डी है बी डी सावरकर। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना, सोहन सिंह भखाना। अक्सर लाला हरदयाल का नाम मुख्य रणनीतिकार के रूप में आता है, यानी कि इसके रणनीतिकार ध्यान रखिएगा लाला हरदयाल ही थे, ठीक ना। इनके रणनीतिकार लाला हरदयाल, लेकिन अध्यक्ष इसके सोहन सिंह भकना थे, सोहन सिंह भकना। प्रमुख नेता लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और करतार सिंह के सहयोग से ये गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के जरिए भारत को अंग्रेज से आजाद कराना, इसका उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह के जरिए भारत को अंग्रेज से आजाद कराना। पत्रिका, देखिए इस पार्टी द्वारा जो पत्रिका शुरू किया गया था गदर, ये उर्दू और गुरुमुखी दोनों में था, उर्दू और गुरुमुखी में था, जिसका पहला शब्द अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन, इसका पहला शब्द क्या था? तो अंग्रेजी राज का दुश्मन। इसमें नारा दिया गया था अनेकता में एकता, इसमें नारा क्या दिया गया था? तो अनेकता में एकता। तो ये सभी गदर पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण लोकनायक जिन्हें कहा जाता था, ये मुख्य रूप से किस पार्टी से जुड़े थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, इनका उपनाम है। ये किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनसे जुड़े सारी चीजें हम लोग देखते हैं, तो इनको लोकनायक के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की आचार्य नरेंद्र देव के साथ, ध्यान रखिएगा। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में से भागकर गुप्त रूप से आंदोलन चलाया। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से। ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछता है कि हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको पकड़ा गया था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये गुप्त रूप से आंदोलन चलाया। और संपूर्ण क्रांति 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उसके बाद इनको मरणोपरांत भारत रत्न 1919 में 1999 में मिला था, भारत रत्न इनको मरणोपरांत 1999 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण को, ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत कब मिला था? तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रसिद्ध नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर मुल्क राज आनंद। बताइए प्रसिद्ध नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अब देखिए तो रविंद्रनाथ टैगोर के और सभी जो रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि गीतांजलि। इसके लिए इन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। गोरा, उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध उपन्यास है। घर बाहर स्वदेशी आंदोलन पर आधारित उनका ये रचना है, घर बाहर। चोखेर बाली इनका प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है, चोखेर बाली। उसके बाद कबूली वाला उनका प्रसिद्ध छोटी कहानी है, बहुत प्रसिद्ध छोटी कहानी है। उसके बाद जन गण मन, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता भी यही रविन्द्रनाथ टैगोर। मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखे थे, बंगाली भाषा में, ध्यान रखिएगा, बंगाली में लिखे थे। अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसका भी यही रचना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए मुंशी प्रेमचंद के लेखक मतलब मुंशी प्रेमचंद के जो रचना है गोदान, गबन और कफन। मुंशी प्रेमचंद की रचना ध्यान रखिएगा, गोदान गबन कफन, ये मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है? देवदास और चरित्रहीन। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास और चरित्रहीन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधव राव। बताना है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा बालाजी विश्वनाथ को,
बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इन्हें द्वितीय संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिवाजी महाराज की मृत्यु और संभाजी की हत्या के बाद मराठा साम्राज्य बिखर चुका था। ध्यान रखिएगा, शिवाजी महाराज और संभाजी की हत्या के बाद मराठा साम्राज्य क्या हुआ था, बिखर चुका था। बालाजी विश्वनाथ ने इसे फिर से खड़ा किया, बालाजी विश्वनाथ ने इसे फिर से खड़ा किया, इसलिए इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इन्होंने पेशवा के पद को सबसे शक्तिशाली बनाया और इसे वंशानुगत कर दिया। इसके बाद इनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे। ध्यान रखिएगा, पेशवा पद को इन्होंने काफी मजबूत बनाया और इसको वंशानुगत कर दिया, और उसके बाद इनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे। ध्यान रखिएगा, और पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल, इस इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, कौन सा है संधि, इतिहास का छोड़िए ही अधूरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि भारत में मूल्य वर्धित कर, भारत में मूल्य वर्धित कर वीएटी सबसे पहले किस वर्ष लागू हुआ था? वीएटी सबसे पहले किस वर्ष लागू हुआ था? 2001, 2003, 2005 या फिर 2007? तो ध्यान रखिए, भारत में मूल्य वर्धित कर जो था ये 2005 में लागू हुआ था, 2005 में। ध्यान रखिए 2005 में, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, इसका पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स होता है। वैट का पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर, हिंदी में इसको मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर था, यह एक अप्रत्यक्ष कर था, और भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि 2003 में लागू हुआ था। वैट को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था, जो कि 2003 में लागू हुआ था। वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश था, 2008 में लागू हुआ था। अब देखिए, भारत में वैट लागू करने की सिफारिश एल के झा समिति, एल के झा समिति जिसका गठन 1976 में हुआ था, ने की थी। वैट लागू करने की सिफारिश एल के झा समिति, एल के झा समिति जिसका गठन 1976 में हुआ था, ने की थी। लेकिन इसे आधुनिक रूप से असीम दास गुप्ता ने असीम दास गुप्ता समिति ने दिया था। देखिए, इसको आधुनिक रूप कौन दिया था? तो असीम दास गुप्ता समिति ने दिया था। इसको लागू करने का सिफारिश एल के झा समिति ने किया था, लेकिन इसका आधुनिक रूप असीम दास गुप्ता समिति ने दिया था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 1 जुलाई 2017 से वैट और अन्य प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर जीएसटी लागू कर दिया गया। देखिए, जुलाई 2017 के बाद वैट और अन्य जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर थे उनको समाप्त कर जीएसटी, आप सभी को पता है जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, जो सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है, ठीक ना, यह जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था और वैट को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जब किसी विदेश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में, जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे क्या क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या फिर मुद्रा संकुचन। तो देखिए, अगर किसी देश के मुद्रा विदेशी मुद्रा के तुलना में उसका क्या है कि मूल्य कम कर दिया जाता है तो इसको कहा जाता है अवमूल्यन। अवमूल्यन इसको क्यों किया जाता है, इसको समझिए, अवमूल्यन। तो देखिए, जब कोई देश अपनी मुद्रा, जैसे कि हम लोग का रुपया है, की वैल्यू विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर के मुकाबले जानबूझकर कम कर देता है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक ना। मान लीजिए अपना रुपया है और ये विदेशी मुद्रा डॉलर के मुकाबले इसका वैल्यू कम कर दिया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो निर्यात बढ़ाना, इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना है, यानी कि विदेशी खरीदारों के लिए हमारे देश में सामान सस्ता हो जाता है। यदि क्या होता है कि हमारे देश के जो मुद्रा का मूल्य कम हुआ रहता है तो मान लीजिए कि विदेशी लोग अगर हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते हैं तो वो लोग कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद पाते हैं। इसलिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि अवमूल्यन किया जाता है। उसके बाद आयात को घटाने के लिए, आयात को घटाने यानी कि दूसरे देश से व्यापार करने, व्यापार जो किया जाता है उसको कम करने के लिए भी क्या किया जाता है? अवमूल्यन किया जाता है, जिसमें कि विदेशी सामान हमारे लिए महंगा हो जाता है और जिससे हम बाहर से कम सामान मंगवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा रुपया का वैल्यू विदेश में कम है तो क्या है कि वहां के सामान मान लीजिए जो $1 में मिल रहा है और $1 का वैल्यू हमारे पास क्या है कि कम है, ठीक। तो $1 को पूर्ति करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा की जरूरत होगी, तो इस वजह से क्या होता है कि आयात भी कम हो जाता है, ठीक ना, आयात भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात को कम करने के लिए क्या है कि अवमूल्यन किया जाता है। और उसके बाद व्यापार घाटा कम करने के लिए,
निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने से देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। ध्यान रखिएगा, निर्यात बढ़ाने और आयात को घटाने से देश की आर्थिक स्थिति भी क्या है कि सुधरती है, इसलिए अवमूल्यन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और भारत में अब तक 3 बार रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। भारत में अब तक 3 बार क्या है कि रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। देखिए, फर्स्ट बार 1954 में आजादी के बाद पहली बार। फर्स्ट बार कब किया गया था? तो 1954 में आजादी के बाद पहली बार। उसके बाद दूसरी बार 1966 में आर्थिक संकट और सूखे के दौरान, आर्थिक संकट और सूखे के दौरान किया गया था। उसके बाद देखिए 1991 में, 1949, 1966 और 1991 में। ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा की संकुचन की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है कीमत बढ़ती है, कीमत घटती है, कीमत स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो संकुचन की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का ध्यान रखिएगा प्रभाव, यानी कि कीमत घटती है। इसमें कीमत क्या होता है? घटती है। देखिए कैसे। तो यह मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा है। यह क्या है? तो मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा क्या होता है? महंगाई होता है। इसका उल्टा होता है जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति ज्यादा हो जाती है, यानी कि वस्तु और सेवाओं का सप्लाई जो है कि बाजार में ज्यादा हो जाता है, तो लोगों के पास पैसे कम होते हैं, तो वस्तुएं की कीमत गिरने लगती है। तो देखिए बाजार में क्या है कि वस्तुएं ज्यादा हैं और लोगों के पास पैसा कम है, तो जाहिर सी बात है कि उन वस्तुओं का वैल्यू कम होगा। यानी कि जब कोई खरीदेगा ही नहीं, मान लो कोई दुकानदार से कुछ खरीदेगा ही नहीं, तो क्या दुकानदार चाहेगा कि अपने जो वस्तु है उसका क्या है कि रेट कम कर दे, इससे लोग खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो सामान नहीं खरीदेंगे, तो सामान का क्या होगा कि रेट कम होगा। और इसके प्रभाव मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि कम पैसा में ज्यादा सामान मिलता है। जाहिर सी बात है क्रय शक्ति मुद्रा की बढ़ जाती है। उत्पादन पर असर, कीमत गिरने से कंपनियों का मुनाफा कम होता है, जिससे वे उत्पादन कम कर देते हैं और बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो देखिए कीमत गिरने से यानी कि कीमत गिर जाता है और ऊपर से जो वस्तु सेल नहीं होता है क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, तो क्या होता है कि कंपनियां उत्पादन करना भी बंद कर देती है। उस वजह से उसमें जो कारीगर काम कर रहे होते हैं उनको क्या होता है कि रोजगार नहीं मिल पाता है, इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा मुद्रा संकुचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि भारत में 500 और 1000 के नोटों का ऐतिहासिक विमुद्रीकरण कब किया गया था? भारत में 1000 और 500 और 1000 के नोटों का ऐतिहासिक विमुद्रीकरण कब किया गया था? 8 नवंबर 2016, 15 अगस्त 2015, 1 जनवरी 2017, 31 मार्च 2016। तो ध्यान रखिएगा 500 और 1000 नोटों का ऐतिहासिक विमुद्रीकरण किया गया था 8 नवंबर 2016 को। पहली बार विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को, यानी कि कोई नोट को बंद कर दिया जाता है या फिर नोट का बदलाव किया जाता है, उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो पहली बार 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। देखिए घोषणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी, और इसका उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना और जाली नोटों को का खात्मा करना और आतंकवाद की फीडिंग को रोकना इसका मुख्य लक्ष्य था। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? जो अभी 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था, इसका उद्देश्य था जो काला धन भारत में हो चुका था उसको उस पर अंकुश लगाना है। वो उसीलिए बोला गया था कि काला धन वापस लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे। तो काला धन तो सरकार के पास चला गया, लेकिन वो किसके खाते में गया उस आज तक किसी को पता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट भी बंद किए थे। ध्यान क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, 500 और 1000 के नोटों का तो ये 8 नवंबर 2016, हम सोचे कि पहली बार बोल रहा है। देखिए जो 500 और 1000 का नोट का विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 का हुआ था, लेकिन जो पहले 1000, 5000 और 10,000 के नोट थे इनको मोरारजी सरकार द्वारा बंद किया गया था 1978 में। ध्यान रखिए 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है? मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है? बचतकर्ता को, ऋणदाता को, ऋणी को यानी कि जो कर्ज लिया होता है, या फिर पेंशन भोगी को। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो महंगाई के दौरान किसको अधिक लाभ होता है? ध्यान रखिएगा ये काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी बार पूछा जाता है। इसमें ऋणी को लाभ होता है, यानी कि कर्जदार को, जो कर्जा लिया रहता है उसको मुद्रास्फीति में लाभ होता है। देखिए कैसे।
ऋणी। तो लाभ क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति उधार लेता है तो उसे उस समय की मुद्रा की वैल्यू अधिक होती है। यानी कि देखिए, जब कोई व्यक्ति उधार लेता है तो उस समय मुद्रा की वैल्यू अधिक होती है, यानी कि महंगाई होने से पहले, और मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के दौरान पैसे की क्रय शक्ति घट जाती है। यानी कि उस समय क्या है कि मान लीजिए महंगाई नहीं था, जब सस्ती था उस समय मुद्रा की क्रय शक्ति कम थी। यानी कि मान लीजिए 1 किलो चीनी, मान लीजिए हमारे पास 50 रुपया है, 50 रुपया में 1 केजी चीनी मिलती है। लेकिन जब महंगाई बढ़ता है तो वही 50 रुपया में ½ केजी चीनी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुद्रा का क्रय शक्ति कम हुआ कि नहीं? 50 रुपया में एक टाइम पे 100 केजी 1 केजी चीनी मिल रहा था, वही जब महंगा हो गया तो 50 रुपया में ½ केजी चीनी मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, मुद्रा का क्रय शक्ति क्या हो गया कि कम हो गया। तो इस हिसाब से सोचा जाए कि जो कर्जदार जब पैसा वापस करता है तो वह उसी अंक, जैसे कि 10,000 रुपए को लौटाता है, और जिसकी वास्तविक वैल्यू अब पहले से कम हो चुकी होती है, और उसे कम मूल्य चुकाकर कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए यही होता है। मान लीजिए कि वो 10,000 रुपए लिया है, आज से 5 साल पहले उसने 10,000 रुपए लिया है, लेकिन उस टाइम पे 10,000 के जो वैल्यू था बहुत ज्यादा था, 10,000 में बहुत सारे सामान मिलते थे। लेकिन वही 5 साल बाद जब महंगाई हो गया तो 10,000 को लौटा रहा है, तो 5,000 में उतना सामान नहीं होता है जितना सामान 5 साल पहले होता था। तो इस प्रकार क्या समझे आप कि ऋणी को इसमें महंगाई जब होता है तो फायदा होता है। उसके बाद देखिए ऋणदाता को इसमें हानि होता है, क्योंकि पैसा उधार देने वाले को नुकसान होता है, क्योंकि उसे वापस मिलने वाले पैसे से वह अब कम सामान खरीद पाएगा, और पैसे की मूल्य गिरने के कारण, जैसा कि मैंने बताया है, जो 5 साल पहले जो पैसे से सामान मिलेंगे, उसी पैसे से 5 साल बाद महंगाई होने के बाद कम मिलेगा। तो इससे ऋणदाता को क्या होगा कि हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि क्या किए थे, तो संविधान का प्रारूप तैयार किया था प्रारूप समिति ने। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संवैधानिक सलाहकार, ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का संवैधानिक सलाहकार पूछेगा तो B.N. राव हो जाएगा। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के पहले मसौदे की जांच करना और संविधान की का, देखिए यहाँ पर मेनली याद रखिएगा सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव। तो जो संवैधानिक सलाहकार पूछा जाता है कि कौन थे, तो B.N. राव। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इस समिति की तुलना 7 सदस्य शामिल थे। जब ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था इसमें 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें कि B.R. अम्बेडकर जो थे ये अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवे है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद एन माधव राव। और इनके देखिए इनके स्थान पर बी एल मित्तर बाद में आए थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, B.L. मित्तर बाद में आए थे। उसके बाद देखिए टीटी कृष्णमाचारी भी थे। बाद में इनकी मृत्यु के बाद डीपी खेतान ने इनके जगह पे आए थे। तो ये क्या हुआ था कि टीटी कृष्णमाचारी की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो इस सदस्य में शामिल थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी। तो एन माधवराव की जगह पर ध्यान रखिएगा B.L. मित्तर, टीटी कृष्णमाचारी के स्थान पर डीपी खेतान। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किस संविधान मतलब संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, तो संविधान का आत्मा कहा था। ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि इसमें बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार का अर्थहीन है। देखिए अनुच्छेद 32 क्या करता है, अनुच्छेद 32 ये संविधान के मौलिक अधिकार का रक्षा करता है, यानी कि सभी
भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार जो है उसका रक्षा करता है अनुच्छेद 32। देखिए कैसे, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रिट जारी करता है? 5 तरह के, ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग जिसे कहा जाता है, का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123। ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अन्यथा और किसी आरोप द्वारा नहीं। उसके बाद देखिए, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी शुरू की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, प्रक्रिया शुरू करने से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया चलाने से पहले 14 दिन पहले क्या है कि राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है, और इसे सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और ये सदन के कुल सदस्यों के 2/3, ध्यान रखिएगा, 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। और भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ध्यान रखिएगा। भारत के आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, महाभियोग, ध्यान रखिएगा, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया। और यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 52, अन्य विकल्प जो अनुच्छेद 52 है, ये भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, ठीक ना, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 72 जो है भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है ये मृत्यु दंड को भी क्षमा करवा सकते हैं, तो ये क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और ध्यान रखिए, अनुच्छेद 213 द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ध्यान रखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिए, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए थे। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे कार्य करने के लिए, ध्यान रखिएगा। और देखिए, पूछेगा कि त्रिस्तरीय ढांचा में क्या क्या होता है? तो देखिए, इसमें ग्राम पंचायत होता है ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति होता है ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद होता है जिला स्तर पर। त्रिस्तरीय ढांचा में जो कि ये कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायत के त्रिस्तरीय ढांचा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। आरक्षण, पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, ध्यान रखिए, 1/3 सीटें, यानी कि 33% सीटें आरक्षित की गई है महिलाओं के लिए। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अब देखिए, कुछ और संशोधन, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान कहा जाता है, ध्यान रखिए, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। और इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और इसी के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, और उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, और इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, और इसे अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया था और इसे अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान नागरिक संहिता, ध्यान रखिएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग है और ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 44 में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। देखिए, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये भाग 4 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक है। अब और ये देखिए, ये गैर न्यायोचित है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये लोक कल्याणकारी योजना इसके तहत सरकार लाती है, जो कि वो अपने मन से लाती है। अगर कोई योजना आ रहा है, अगर सरकार बंद कर देती है, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि ये योजना चलाई गई थी और इसको बंद कर दिया गया या हमें नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यह गैर न्यायोचित होती है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है कौन? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। अब नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 39 के ये समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो कि ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी विचारधारा है, यानी कि गांधी जी चाहते हैं कि भारत में पंचायतों का गठन हो, तो इसलिए पंचायती राज को गांधीवादी विचारधारा कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से संबंधित है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के ये पर्यावरण और संरक्षण और वन जीव की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण और वन जीव की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 ये कार्यपालिका की न्यायपालिका से पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? तो ध्यान रखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है भारत में वित्तीय आपातकाल। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तीनों आपातकाल आप लोगों को बता देते हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की प्रावधान की गई है, जिसमें कि पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत आता है। राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य का विधानमंडल अगर भंग हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्यपाल के आदेश पर, राज्यपाल के मतलब कि सुझाव पर। और ये अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल जो कि 360 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में है, जो कभी लागू नहीं हुआ है। और ये वित्तीय संकट के मतलब कि देश में अगर वित्तीय संकट आ जाती है तब वित्तीय आपातकाल लगाने की प्रावधान किया गया है, ठीक ना। और देखिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, और ये 100 से अधिक बार लग चुका है। ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक बार कई राज्यों में लग चुका है। और देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 बार, अब तक 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 बार लग चुका है अभी तक, 1962 में, 1971, 1975, 1962, 1971, 1975 में। और यह युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान लगता है। युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण अगर हो जाता है देश में, या फिर देश सशस्त्र विद्रोह देश में हो जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति? तो ध्यान रखिएगा, भोर का तारा शुक्र कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। अब देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और यह सूर्य के प्रकाश को बहुत अधिक परावर्तित करता है, जिससे आकाश में चमकीले तारे जैसा दिखता है। ध्यान रखिएगा, सबसे चमकीला तारा शुक्र है। और यह सूर्योदय से पहले पूर्व आकाश में भोर का तारा और सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में सांझ का तारा, इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम ये दिशा में घूमता है। ध्यान रखिएगा, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, जितने भी ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन ये जो है ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका आकार और बनावट पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन या जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। और इसमें वायुमंडल, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा,
ग्रह में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक होगा तो क्या है कि वह गर्म ग्रह होगा। तो इस प्रकार जो शुक्र है, इस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा अधिक होने के कारण ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए ऑप्शन ए में है मंगल ग्रह। इसे मिट्टी इसके मिट्टी में लाल सॉरी आयरन ऑक्साइड के मौजूदगी के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बुध, बुध यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुध का कोई उपग्रह नहीं है और सूर्य के सबसे निकट क्या है कि निकट ग्रह है। बृहस्पति यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका दिन सबसे छोटा लगभग 10 घंटे का होता है। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का दिन सबसे छोटा होता है, लगभग 10 घंटे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। देखिए दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा, इसमें अंतर आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए दक्षिण गंगा जब कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा और दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी। दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी और दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी। ध्यान रखिएगा। यह यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी, यह गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। जैसे उत्तर भारत में गंगा का महत्व है वैसे ही दक्षिण में इसका महत्व है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसका उद्गम और मार्ग, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल के खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल के खाड़ी में गिरती है गोदावरी। और इसके सहायक नदियां देखिए पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती। ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, मंजीरा और इंद्रावती। उसका देखिए इसे दक्षिण गंगा लंबाई के कारण कहा जाता है। ध्यान रखिए, गोदावरी को दक्षिण गंगा लंबाई के कारण कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा उसके पवित्रता के कारण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? कुक जल संधि, मलय जल संधि, पाक जल संधि या फिर बेलिंग जल संधि। तो ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, पाक जल संधि। देखिए पाक जल संधि ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद देखिए मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और यह इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है और यह विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जल मार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जल मार्ग कौन है? मलक्का जल संधि है। उसके बाद देखिए जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह यूरोप के स्पेन को और अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। तो ध्यान रखिए, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि और इसे भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर संधि को। यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। बेरिंग जल संधि यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसी के समानांतर से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है कौन? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है कौन? बेरिंग जल संधि। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जल संधि। उसके देखिए बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है और इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आंसुओं का द्वार कहा जाता है बाब अल मंडेब जल संधि को। उसके बाद देखिए हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो ध्यान रखिएगा, यही जल संधि जो अभी ईरान द्वारा बंद कर दिया गया था, तो काफी देशों में तेल संकट आ गया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ये किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए कंचनजंगा ध्यान रखिएगा ये सिक्किम है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है।
ऊंचाई, कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है और यह भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिए कंचनजंगा। इसका देखिए, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है क्योंकि केटू काराकोरम श्रेणी में, केटू जो है ये काराकोरम श्रेणी में है, जो कि पीओके, ठीक ना, पीओके का भाग है, जो कि पाक अधिकृत क्षेत्र है, ठीक ना, पाक अधिकृत क्षेत्र है। उसके बाद देखिए, अन्य महत्वपूर्ण चोटी है जो कि केटू, जिसे कि गाडविन आस्टिन कहा जाता है, केटू गाडविन आस्टिन, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। लेकिन यह वर्तमान में पीओके लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में पीओके लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह देखिए नंदा देवी, यह उत्तराखंड में स्थित है और पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। देखिए यहाँ पर समझने वाली एक बात है, आप लोगों को बता दूं, केटू ऐसे नॉर्मली केटू जो है भारत का सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अभी जो पीओके यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र लद्दाख में है, जो कि अभी पाकिस्तान के वो कब्जा में है, लेकिन वो हम लोग के भारत का ही हिस्सा है, इस वजह से भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू को माना जाता है। दूसरी चीज, ऊंचे जो बाद में है कंचनजंगा, कंचनजंगा है जो कि यह भी पूरी तरह से भारत में नहीं है, ये भारत और नेपाल में है, ठीक ना, लेकिन पूरी तरह से भारत में स्थित जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी है, नंदा देवी, और यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है और भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अनाईमुड़ी, काफी बार पूछा गया अनाईमुड़ी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल में है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अन्नामलाई पहाड़िया की भाग है, अन्नामलाई पहाड़िया की भाग है। उसी प्रकार एक और दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है, जो दूसरी ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है और नीलगिरी पहाड़ी ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है, नीलगिरी पहाड़ी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे दक्षिण पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी, जिसे कि इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड का नंदा देवी हम लोग देख लिए। हिमाचल प्रदेश में शिमला चोटी प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश में शिमला चोटी, और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा बरवा, ठीक ना, हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद देखिए इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से निकले बेसाल्ट लावा के टूटने फूटने से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है काली मिट्टी का, तो ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसके जो लावा निकलते हैं उसी से इसका निर्माण होता है काली मिट्टी का, ध्यान रखिएगा। और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है, तो इसलिए कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है, ठीक है ना, और यह कपास के लिए बेस्ट होता है। और देखिए इसमें पानी सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए यह बहुत उपजाऊ होती है, जो है कि काली मिट्टी पानी सोखने की क्षमता काली मिट्टी की सबसे अधिक होती है, इसलिए क्या है कि यह बहुत उपजाऊ होती है। और यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दक्कन के पठार यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ध्यान रखिएगा यह भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल यानी कि लगभग 43% क्षेत्रफल पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल पाई जाती है। और धान गेहूं के लिए यह बेस्ट मिट्टी है, धान गेहूं के खेती के लिए यह बेस्ट है जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ये लोहे के अंश के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल ये लोहे के अंश के कारण होता है और यह दलहन और मोटे अनाज के लिए अच्छी होती है। इसमें दलहन और अनाज की खेती की जाती है लाल मिट्टी का, ध्यान रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और काजू, चाय और कॉफी की खेती इसमें की जाती है, ध्यान रखिएगा। काजू, चाय और कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी ध्यान रखिएगा। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, जिसमें कि नई जलोढ़ मिट्टी जो खादर होता है ये काफी उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक ना, ये कोशिका
कोशिकीय श्वसन के माध्यम से क्या करता है, तो ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो कि एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ये ऊर्जा बनाता है, जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। स्वयं का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे कोशिकांग है, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे कोशिकांग है जिनका अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। बाकी सभी जितने कोशिकांग हैं उनका अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है, लेकिन अपवाद में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो एक ऐसा कोशिकांग है जिनका अपना डीएनए और क्या है कि राइबोसोम होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, और इसे प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो पुरानी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, पुरानी और जो खराब कोशिकाएं होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। कौन, तो जो इसमें पाचक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह पदार्थों के परिवहन और पैकेजिंग का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, पदार्थों के परिवहन और पैकेजिंग का कार्य करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश का जो है नीला रंग, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, आकाश का नीला रंग। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कण और धूल के कण प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है, ठीक है ना। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कण और धूल के कण प्रकाश के चारों दिशाओं में फैला देता है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के जो प्रकाश के किरण है, इसको फैलने के ही घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए रेले के नियम के अनुसार जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो है कि बैंगनी रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है, तो इसीलिए उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण वो सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, नीले रंग का जो है कि तरंगदैर्घ्य कम ही होता है, लेकिन सबसे कम बैंगनी का होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नीले रंग का प्रकीर्णन मतलब कि इसलिए होता है क्योंकि देखिए पृथ्वी पर क्या है कि जल है, जल के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है, और उसी के प्रकीर्णन के कारण आकाश भी क्या होता है कि ये नीला दिखाई देता है। उसका देखिए परावर्तन, दर्पण में अपना चेहरा देखना या किसी वस्तु को दिखाई देना परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। परिवर्तन क्या होता है, आपतित किरण किसी सतह से टकराकर वापस आती है, उसी को परिवर्तन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अपवर्तन क्या होता है, पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखना, तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन कहलाता है, ठीक ना। पानी में डूबी हुई पेंसिल, ध्यान रखिएगा, देखिए पानी में डूबा हुआ पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देता है, वो क्या है, अपवर्तन का घटना है। तारे टिमटिमाता नजर आता है, वो भी अपवर्तन का घटना है। देखिए विक्षेपण, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश जो होता है ये 7 रंग में बढ़ जाता है, ठीक ना, 7 रंग में बढ़ जाता है, इसी को विक्षेपण कहा जाता है, और इसी माध्यम से इंद्रधनुष बनता है। ध्यान रखिएगा, वर्ण विक्षेपण के माध्यम से ही क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो देखिए जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील है, बाकी सब ये देखिए विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी जो भी विटामिन है एनीथिंग कोई भी वो वसा में घुलनशील होता है, बी और सी सिर्फ जल में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए घुलनशीलता के आधार पर जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ध्यान रखिएगा, और ये शरीर में जमा नहीं होते, ये पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें रोज लेना जरूरी है। विटामिन बी और सी रोज लेना जरूरी है, ये शरीर में क्या है कि जमा नहीं होते, ये पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। वसा में घुलनशील एडीई के ध्यान रखिएगा, और इसका फेमस ट्रिक है कीड़ा, ध्यान रखिएगा कीड़ा, और ये शरीर के लीवर और वसा ऊतक में जमा रहते हैं, ये शरीर के लीवर और वसा ऊतक में जमे रहते हैं, एडीई के, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विटामिन सी के बारे में जान लीजिए, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से अस्कर्बी रोग होता है, और यह खट्टे
फलों में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी। उसके बाद देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त होता है विटामिन डी। और इसकी कमी से सूखा रोग होता है, ध्यान रखिए। इसकी कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेटस होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और यह रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ध्यान रखिए। विटामिन के की कमी से तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या फिर पीयूष ग्रंथि? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ध्यान रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में इसका वजन लगभग 1.6 से 1.5 से 1.6 किलोग्राम होता है। एक वयस्क मनुष्य में इसका वजन 1.5 से लेकर 1.6 किलोग्राम होता है और यह पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होती है। कहां पर? तो पेट के ऊपर दाहिने हिस्से में डायफ्राम, ध्यान रखिएगा, डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होती है और यह पित्त रस का स्राव करता है। यह पित्त रस का स्राव करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। और मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी इसे कहा जाता है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यकृत कोशिकाओं में चोट लगने पर खुद को पुनः उत्पन्न करने की अद्वितीय अद्वितीय क्षमता रखता है। देखिए, यकृत कोशिकाओं में चोट लगता है तो वह खुद उत्पन्न होने की अद्वितीय क्षमता भी रखता है। यानी कि जो यकृत की कोशिकाएं होती है उनको पुनर्जनन करने की क्षमता होती है, ध्यान रखिएगा, पुनर्जनन करने की, इसलिए इनको हेपेटोसाइट कहा जाता है। यकृत कोशिकाओं को हेपेटोसाइट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसको देखिए, और जो ऑप्शन था अग्नाशय, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है अग्नाशय। थायराइड, थायराइड जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह तितली के आकार जैसा होता है। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ध्यान रखिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियों में से एक है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियों में से एक है पीयूष ग्रंथि और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी ग्रंथियों का ये नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि डेसिबल, डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? प्रकाश की गति, ध्वनि की तीव्रता, उष्मा की मात्रा और या फिर रेडियो धार्मिक तरंग। डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है डेसिबल का प्रयोग, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह ध्वनि की प्रवृत्ता यानी कि तीव्रता मापने का इकाई है। WHO के अनुसार 45 डीबी यानी कि 45 डेसिबल का ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। यानी कि मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा ध्वनि 45 डेसिबल का होता है, ध्यान रखिएगा। और 75 डेसिबल की ध्वनि लगातार सुनने पर हानिकारक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। 75 डेसिबल की ध्वनि लगातार सुनने पर हानिकारक हो सकता है। उसका देखिए, प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश की गति मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। उष्मा की मात्रा कैलोरी या जूल में मापा जाता है। उष्मा की मात्रा कैलोरी या जूल में मापा जाता है। रेडियोधर्मी तरंगे, रेडियोधर्मिता को क्यूरी या बेकरल, क्यूरी या बेकरल में मापा जाता है। रेडियोधर्मी तरंगे यानी कि रेडियोधर्मिता को क्यूरी या बेकरल में मापा जाता है, बेकरल में, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, फुसफुसाहट, जो डेसिबल स्तर के अनुसार फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल की तीव्रता होती है। फुसफुसाहट जो ध्वनि होती है इसमें 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि होती है और सामान्य बातचीत में 30 से 60 डेसिबल, यानी कि जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं उसकी तीव्रता जो होती है 30 से 60 डेसिबल होता है। और जो फुसफुस हम लोग बात करते हैं इसमें 15 से 20 डेसिबल होता है तीव्रता। और देखिए, ट्रैफिक का शोर 15 से 90 डेसिबल होता है। ट्रैफिक का शोर 15 से 90 डेसिबल होता है। और जेट विमान जो जेट विमान का ये ध्वनि तीव्रता होता है 140 से 50 डेसिबल होता है, जो कि काफी हानिकारक हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फाइड
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हीलियम के कारण, या फिर मीथेन और ओजोन के कारण। तो देखिए अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं, ध्यान रखिए। ताजमहल को एक सेकंड, जो है कि अम्लीय वर्षा को मार्बल कैंसर कहा जाता है। अम्लीय वर्षा को मार्बल कैंसर कहा जाता है क्योंकि इस यह एसिड जो है ये संगमरमर को गला देता है। जो कि ताजमहल जो बना है, जो कि इस ताजमहल का रंग पीला हो गया है, ये अम्लीय वर्षा के कारण है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी की अम्लता यानी कि मिट्टी की अम्लीयता भी बढ़ती है अम्लीय वर्षा के कारण, जिससे खेती का नुकसान होता है। इसके बाद नदी और झीलों का पानी जहरीला हो जाता है, जिससे मछलियां मरने लगती है। तो अम्लीय वर्षा हानिकारक होता है, जाहिर सी बात है, अम्लीय वर्षा है तो हानिकारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है, ठीक ना, फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यूनेस्को से संबंधित सारी चीजें हम लोग को दिखाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत इसका सदस्य 1946 से है, 46 से। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1946 में। भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। इसका देखिए जिनेवा में किस किस का मुख्यालय है? तो WHO, WHO जो है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। WTO व्यापार संगठन जो है, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। ILO का भी श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय है। उसके बाद देखिए वियना में ओपेक का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, WHO, WTO, ILO, WHO, WTO, ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओपेक और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। ओपेक और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचेलपुरम नामक गांव के नाम पर पड़ा है। आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम नामक गांव के नाम पर पड़ा है कुचिपुड़ी का नाम, ध्यान रखिएगा। और इसमें पद संचालन और हाथ के इशारों का बहुत महत्व है, ध्यान रखिएगा। इसमें हाथों और पैर से इशारा किया जाता है इस नृत्य में। और पीतल की थाली पर नृत्य करना जिसे तरंगम कहा जाता है, इसकी विशेषता है, ठीक ना। पीतल के थाली पर नृत्य किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार ध्यान रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति ध्यान रखिएगा ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। राजा और राधा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा और राधा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार है। उसका देखिए केरल के दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, और यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, और यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, जो कि शास्त्रीय नृत्य में ये शामिल हुआ था 2000 में, 2000 में, ध्यान रखिएगा। और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च या फिर 5 जून को? ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए प्रमुख राष्ट्रीय दिवस हम लोग देख लेते हैं। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, आर्मी डे जिसे कहा जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। 30 जनवरी शहीद दिवस, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शहीद दिवस 30 जनवरी। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पोखरण परमाणु परीक्षण की याद में।
11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 15 सितंबर को अभियंता दिवस। एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर, एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर अभियंता दिवस 15 सितंबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस। और 23 दिसंबर को किसान दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में, ध्यान रखिए उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद देखिए, यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। और इसे पगोडा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसे 1984 में यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1984 में। मध्य प्रदेश, यहाँ प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर ये कर्नाटक में, ध्यान रखिए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये माउंटबेटन था, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। और प्रथम भारतीय, अच्छा भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं हम, भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालचारी थे, ठीक ना। प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था। और पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती गोपालचारी थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी गोपालचारी। और 1948 से 50 तक, 1948 से 50 तक, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने और राष्ट्रपति पद बनने तक ये क्या थे? भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिए गए तो उन्हें पाने वाले 3 व्यक्तियों में से एक थे। देखिए, इन्हें 1954 में जब भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, एक सी राजगोपालाचारी को, और उसके बाद एक सीवी रमन को, ठीक ना। इन 3 लोगों में से एक ये भी थे। तो देखिए, माउंटबेटन जो था ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक ना। इसके बाद देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। तो काफी सारे क्वेश्चन हम लोग देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उनसे संबंधित जो भी सारे इंपॉर्टेंट चीज देखे हैं। तो आई आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर आप विजेता बैच के सभी, सॉरी विजेता बैच में बोल रहे हैं, ये चैंपियन बैच के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब जाकर आप लोग देखिए। काफी आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा ये बैच, और काफी एग्जाम में आप लोगों का मदद मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि जीके जीएस का आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा अगर आप इस बैच को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।